हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने अमित विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिना जेआरएफ क्वालिफाई के इन्होंने पीएचडी को क्लियर किया हुआ है। तो आप भी इनसे पता करिए, अब ये हमको कुछ टिप्स देंगे कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो आप पीएचडी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। ओके, थैंक यू अभिषेक। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों को बता सकूं कि बिना जेआरएफ के भी आप पीएचडी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अच्छी इंस्टीट्यूट में। अगर आपका गेट स्कोर उतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी आप गेट के थ्रू या फिर नेट के थ्रू कैसे आईआईटी लेवल के ही इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं अपने आप तो को सर हमारे इंट्रोड्यूस करूँ। हाँ, हमारे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा। मैंने अपना जो एमएससी है वो आईआईटी जोधपुर से किया है, और अभी मैं अपना पीएचडी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ इस जनवरी सेशन से। तो बस अभी इतना छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है अभी तो। तो सर आपका जो एडमिशन है वो अभी कहाँ हुआ है और कहाँ हुआ है सर आपका एडमिशन जो हुआ है? तो मेरा जो एडमिशन है वो आईआईएसटी त्रिवेंद्रम में हुआ है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि इसरो का ही एक बॉडी पार्ट है। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है, जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। तो मतलब किसके थ्रू हुआ था आपका वहां पे एडमिशन? हाँ, तो मेरा जो एडमिशन है वो गेट के थ्रू हुआ है, गेट स्कोर के थ्रू हुआ है। और वहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसीजर है आईआईएससी में, तो आपको जेआरएफ लाना कंपलसरी नहीं है। आप नेट हाँ। के थ्रू भी इंस्टीट्यूट फंडिंग के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो। तो सर वहां के एडमिशन के लिए रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है? नहीं, अभी तो उतना अच्छा रैंक होना ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम लोगों को आईआईएससी के बारे में पता है। लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत कम लोग को पता है कि आईआईएससी जैसा भी कोई इंस्टीट्यूट है। तो पहला तो यह होता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जनरली लोग आईआईटीज के थ्रू ही जाते हैं, फिर आईएनआईटीज के थ्रू जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो रैंक उतना अच्छा भी नहीं चाहिए। बट हाँ, इंटरव्यूज आपको क्रैक करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक अगर तो आपका जैसा कि एवरेज सर है तो भी चल जाएगा। जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत से लोगों को ये कम नॉलेज है कि आईएसटी के थ्रू भी पीएचडी होता है। तो ये होगा कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लोग आईआईटी के थ्रू जाते हैं पीएचडी, आईएसटी के थ्रू नहीं जाते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को इससे पता चलेगा कि अगर उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो वो इसके थ्रू पीएचडी भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने इतना बताया। तो आप ये बताइए, अगर इतना ज्यादा अच्छा रैंक नहीं होना चाहिए तो वहां के जो आपने बोला कि मेन है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू वहां का कैसा होता है? जरा अपना एक रिव्यू शेयर करिए कि आपका कैसा हुआ था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं कि हमें लगता है कि इंटरव्यू में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारी प्रिपरेशन वैसे ही होती है कि हम बहुत बड़े बड़े जो थियरम्स हैं मैथमेटिक्स में वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट जो इंटरव्यू होता है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पे होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो पूरा का पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने जो भी आंसर दिया तो उसके ऊपर एक नया क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा। तो जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ था। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ था कि कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट क्या होता है, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन एक होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हम जनरली क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे कंसेप्ट को भूल जाते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं करते कभी। बट जो इंटरव्यू का मेन जो थीम है वो यही होता है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप बहुत ही नेट क्लियर किए हो, गेट क्लियर किए हो, तो आपने जो बड़े बड़े थियरम्स है, बड़े बड़े जो ये फॉर्मूला तो पढ़े ही होगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। तो इंटरव्यूअर पहले सबसे पहले यही देखता है कि आपका बेस कैसा है। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसा कि बहुत से लोग होते हैं जैसे सोच के रखा है पीएचडी है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, बट वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे उसी बेसिक क्वेश्चन में फंस जाएं क्योंकि उन्होंने बड़े तैयार कर रखे होंगे। तो मतलब आपके राइट। अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटरव्यू बहुत ही टफ नहीं होता, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछते, एकदम बेसिक टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल। पूछ लेते हैं। ठीक है सर। तो अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जैसे पीएचडी में हम अपनी स्ट्रीम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि किस इंटरेस्ट में हमें जाना चाहिए पीएचडी? देखिए, जो पीएचडी होता है वो ऑब्वियसली आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। आपको अगर जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसी में पीएचडी कर पाओगे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है 5 साल का। तो जनरली हम जब एमएससी करते हैं तो हमें अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं होता है उतने अच्छे से कि हमें कौन सा फील्ड पसंद है, क्योंकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं एमएससी में। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लग जाता है, राइट। तो हमें लगता है कि वही हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें कोई इशू भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चुनने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आप उस सब्जेक्ट को सोच पा रहे हो कि नहीं।
मतलब जो बुक में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, उसके अलावा और आप सोच पा रहे हो कि नहीं, राइट? तो और क्या होता है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लेके नहीं जाना है, हमें उसका एक बैकअप भी लेके जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपको उसमें एडमिशन मिल ही जाएगा, बिकॉज आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत है आजकल। तो आपका एक बैकअप भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि उससे रिलेटेड हो, कि अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप उसके जो आपका बैकअप इंटरेस्ट है उसमें आप जा सको, राइट? तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को कितना अच्छे से समझ सकते हो और कितना अच्छे से टैकल कर सकते हो उसके बेसिक्स क्वेश्चन को। तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो कंप्लीटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, राइट? मतलब जिस स्टूडेंट को मतलब जो जिस सब्जेक्ट के बारे में जितना ज्यादा गहराई तक सोच सकता है, मतलब बुक के अलावा भी। बिल्कुल, क्योंकि अगर जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या प्रिपेयर किया है। तो यहाँ से हम ये तो समझ आपने सकते इसी हैं कि फील्ड को चुना हुआ है, क्यों इसी को सब्जेक्ट को चुना हुआ है? हाँ, हाँ, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नेट और गेट की जब पढ़ाई करते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं, बट इंटरव्यू के लिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने से ही आपको इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आए हो, और वो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन लीजिए, बट उसमें पूरा ए टू जेड आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे बेसिक भी पता है, उसका एडवांस भी पता है, कैसे उसको सोचना है क्वेश्चन को, ये सब पता होना चाहिए, राइट? तो सर ये बताइए, जैसे आपने आईआईएसटी को ही चुना, तो वो कैसा है? मतलब आपने उसको क्यों चुना? मतलब उस वहाँ के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो देखिए जैसे जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था पहले, वो एक मैथमेटिक्स में जो फील्ड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो था, और वो बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है? मैंने इंटरव्यू दिए थे और एक दो जगह जहाँ पे ये टॉपिक था, लाइक आईआईटी गुवाहाटी हो गया और एक दो जगह हो गया। बट क्या होता है कि आपका गेट स्कोर थोड़ा मैटर कर जाता है आईआईटीज में, राइट? आईआईटीज में अगर आपका गेट स्कोर एवरेज है या फिर थोड़ा सा कम है तो जल्दी आपको एडमिशन मिलता नहीं है, राइट? और वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत होते हैं आईआईटीज में, आपको पता ही है। तो मैंने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जा रहा था कि मुझे इस फील्ड में ही अपना पीएचडी कंटिन्यू करना है। बट दो तीन आईआईटीज में अप्लाई करने के बाद हुआ नहीं, तो फिर मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि आईआईएससी एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसरो का बॉडी पार्ट है और जो कि आईआईटी लेवल का ही इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे जब मैं प्रोफाइल में गया प्रोफेसर के, तो मुझे दिखा कि हाँ, यहाँ पे मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बन सकता है, जो यहाँ पे मुझे मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है। तो अपने फ्रेंड के थ्रू मैं गया और अपने मैथ्स डिपार्टमेंट में आईएससी के जाके मैंने प्रोफेसर का प्रोफाइल देखा और उसके बाद मैंने वहां पर अप्लाई कर दिया। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आईआईएसटी भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू हम अच्छे से पीएचडी कर सकते हैं, अगर जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। थैंक यू सर, पहले तो बधाई हो, आपका आईआईएसटी में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को अब आखिरी में ये है कि क्या टिप्स देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ टिप्स दें, अगर वहाँ पे जेआरएफ जिसका नहीं क्वालिफाई है वहाँ सिलेक्शन पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए सर। एक सही है कि अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ है तो अगर आपका वहाँ पे आईएसटी में अभी फिलहाल के जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो आइदर आपका नेट होना चाहिए या तो गेट होना चाहिए या तो जेआरएफ होना चाहिए। तो नेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, ठीक है? तो नेट के थ्रू और गेट के थ्रू जाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि टफ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जेआरएफ वालों ने भी अप्लाई किया हो तो उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कम लोग को पता है, तो ऑब्वियसली आपको एक इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसके बाद जैसे इंटरव्यू की मैंने बात किया, तो जब आप इंटरव्यू प्रिपेयर करते हो तो आप किसी भी एक या दो सब्जेक्ट को लेके चलो और उसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पता कर लो। आपको काउंटर एग्जाम्पल बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू चलता है तो वो कोई भी स्टेटमेंट अगर बोलते हैं तो उसका काउंटर पूछते हैं, कभी भी स्टेटमेंट नहीं पूछते हो, राइट? जो बुक में लिखा हुआ वो कभी नहीं पूछते, उसका उल्टा करके पूछते हैं। तो ये आपको जानना चाहते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करते हो, सोचते कैसे हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछा गया तो आपको 10 के 10 का आंसर देना है। आप 5 का आंसर दीजिए, बाकी 2 के लिए वो सामने से हिंट देते हैं। जैसे अगर मेरे इंटरव्यू की बात करें तो कुछ क्वेश्चन में मैं अटक गया था, तो सामने से मुझे प्रोफेसर ने थोड़ा सा हिंट दिया कि इस हिंट के थ्रू मैं पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं आंसर को, तो उस हिंट को पकड़ के मैंने आंसर कर दिया। तो प्रोफेसर बस इतना देखना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा भी हिंट देने पे आपका अप्रोच क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है क्या आप उसको एक रिसर्चर के जैसा अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे आंसर देने हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं सारे आंसर दे दूंगा तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि सारे आंसर देने पे भी एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर मोस्टली आपका अप्रोच देखते हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, आप कितना ज्यादा सोच सकते हो, कितने कम टाइम में सोच सकते हो, और आपका बेसिक कैसा है। तो मैं जो भी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि अपना बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखिए, ठीक है? और इंटरव्यू में कोई भी
स्टेटमेंट या फिर कोई भी लाइन बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपने सही बोला है गलत बोला है, बट उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन बन के आपके सामने तुरंत आ जाएगा। तो अगर आपने एक बार गलत कुछ बोल दिया तो और सामने से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा का पूरा गलत ही बोलते रहोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सही बोला है, इसलिए इंटरव्यूअर ने वापस क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है या फिर गलत दिया है। मतलब कि आपको ज्यादा डरना नहीं है, डर के कोई गलत तरीके से नहीं जाना है, मतलब वो देखते हैं आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में कितना है, क्या आप उस बारे में सोच पा रहे हो। राइट। चलिए, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए दिया, हमारे चैनल को दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार फिर से थैंक यू। बधाई आपको जो आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच।